सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फार्माकोलॉजी का टॉपिक है द्रव्य गुणा के अंदर 11.1 टॉपिक आता है। सबसे पहले सीएनएस के ड्रग्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आता है और दूसरी आती है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखें तो एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती हैं या फिर पेन को ख़त्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन में सेंसेशन लॉस के लिए यूज़ होती हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं जो कि काम करने के लिए यूज़ होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जो कि एपिलेप्सी को दूर करने के लिए यूज़ होती हैं। एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स होती हैं जो कि पार्किंसन डिसऑर्डर में यूज़ होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए यूज़ होती हैं। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं एंग्जाइटी दूर करने के लिए। ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, ओपियम की डेरिवेटिव्स होती हैं। और एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो एनेस्थेटिक्स क्या है? एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन का लॉस करते हैं कि वहाँ पर पेन की फीलिंग नहीं आती है और ये रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल, दोबारा से वो सेंसेशन वापस आ जाती है विद और विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस का लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिकली जो एनेस्थीशिया है वो दो टाइप का होता है, एक जनरल एनेस्थीशिया, एक लोकल एनेस्थीशिया। जो लोकल एनेस्थीशिया दिया जाता है उसके अंदर कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं होता और जो जनरल एनेस्थीशिया है उसमें कॉन्शियसनेस लॉस होती है। तो सेम इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। एनेस्थीशिया दो टाइप का है, जनरल एनेस्थीशिया एंड लोकल एनेस्थीशिया। जो एक पर्टिकुलर जगह पर लगाया जाता है वो लोकल एनेस्थीशिया है। लिग्नोकेन, ब्यूपीवैकिन ये इसके एग्जांपल्स हैं। जनरल एनेस्थीशिया इनहेलेशनल हो सकता है और इंट्रावेनस आईवी भी दिया जा सकता है। आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। इनहेलेशनल जो कि नोज़ के थ्रू इनहेल करवाया जाता है। तो इनहेलेशनल जो है गैसेस की फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड्स की फॉर्म में भी आते हैं। गैसेस में एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड का एग्जांपल है हेलोथेन और आइसोफ्लोरिन। ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी। आईवी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है ये दिया हुआ है। इंड्यूसिंग एजेंट्स, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, बेंजोडाइजेपिन्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक। एक बार इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद इनका मतलब क्या है वो भी देखेंगे हम। इंड्यूसिंग एजेंट्स में आता है थायोपेंटीन, सोडियम और प्रोपोफोल। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में है कीटामाइन और बेंजोडाइजेपिन्स में है डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम। ओपियोइड एनाल्जेसिक है फेंटेनाइल। तो यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया एक्सप्लेन किया गया है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? वो जो रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस लाता है। लॉस ऑफ पेन इसमें होता है और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। तो सर्जरी से पहले जनरली एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और पेन के लॉस के लिए दिया जाता है और अनकॉन्शियसनेस ये लाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था उसके बारे में बात करते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि अनकॉन्शियसनेस को रैपिडली इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये रैपिडली लाने वाले हैं। दूसरा है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसमें जो पेशेंट है वो अवेक दिखाई देता है, सिर्फ उसकी जो पेन की सेंसेशन है वो ख़त्म होती है। तो ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया ये काम करते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगे यानी कि सेडेशन का काम करते हैं, पेशेंट को एकदम काम कर देते हैं। एमनीशिया यानी कि जो ऑपरेटिव पीरियड है उस टाइम की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, ये जो है बेंजोडाइजेपिन्स करते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं और ये ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं। जब भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। जब भी एनेस्थीसिया दिया गया है तो पेशेंट जो है फर्स्ट स्टेज के अंदर एंटर करता है। इसमें पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस उसकी रहती है, वो आसपास के लोगों को सुन सकता है, देख सकता है और उसे एक ड्रीम जैसी कंडीशन लगती है कि सब कुछ एक सपने जैसा दिखाई देता है। एमनीशिया डेवलप्स यानी कि कुछ टाइम की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है इस स्टेज के लास्ट तक। इसमें पेशेंट जो है धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाता है। सेकंड है स्टेज ऑफ डेलीरियम। जो डेलीरियम वाली स्टेज है ये एक अनस्टेबल स्टेज होती है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो स्ट्रगल करने लगता है, शाउट करने लगता है और मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ इंक्रीज़ होता है। तो ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है और जनरली इस स्टेज को बाईपास करने के लिए ये जो पहले वाले इंड्यूसिंग एजेंट्स थे जैसे कि प्रोपोफोल, ये वाली मेडिसिन आज के टाइम पर ज़्यादातर दी जाती हैं
ताकि ये वाला स्टेज जो है कम से कम मिनिमम टाइम के लिए आए। तीसरी जो स्टेज है वो है सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसी स्टेज में जो सर्जरी है वो की जाती है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है, मसल की टोन भी डिक्रीज़ कर जाती है, स्टेबल होता है पेशेंट और सर्जरी के लिए तैयार होता है। चौथी स्टेज है मेडुलरी पैरालिसिस। ये स्टेज कब आती है? जब एनेस्थेटिक ड्रग की ओवरडोज हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में वो दे दिया जाता है, तो ये क्रिटिकल इमरजेंसी की स्टेज आती है। इसमें ब्रीथिंग जो है वो रुक जाती है। तो ये जो है 4 स्टेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया की। मैकेनिज़्म क्या है इसका? जनरल एनेस्थीसिया किस तरीके से काम करता है? ये जो है गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो है नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करने वाला होता है। तो इसकी अमाउंट जैसे ही बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होती है, नर्व सिग्नल्स रुक जाते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। और सीएनएस की जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको ये डिप्रेस करता है। तो किस मैकेनिज़्म पे काम करता है? ये डिप्रेशन पे काम करता है। और इंडक्शन के लिए जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए सबसे चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है? प्रोपोफॉल ज़्यादातर ये यूज़ की जाती हैं। सेकंड, इसमें हमने बात की थी लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया क्या है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन को जो क्योज करता है, बॉडी के लोकलाइज्ड पार्ट में सेंसेशन को ख़त्म करता है और ये रिवर्सिबल होता है। इट डज़ नॉट ऑल्टर द कॉन्शियसनेस। जो पहले स्टेज थी, कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस था, सारे स्टेजेस पहले के जैसे ही रहेंगे इसके अंदर। मैकेनिज़्म की बात करें तो जो लोकल एनेस्थीसिया है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं? ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, जो कि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स करते हैं। और ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स ज़रूरी होता है नर्व्स के कंडक्शन के लिए। एक्शन पोटेंशियल उनका कंडक्ट हो, अच्छे तरीके से नर्व फंक्शन करें, उसके लिए सोडियम का इन्फ्लक्स ज़रूरी होता है। तो ये वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता, ना ही एक्शन पोटेंशियल होगा। इस वजह से नर्व का कंडक्शन जो है वो रुक जाता है। प्रिवेंट द नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ये इस मैकेनिज्म पर लोकल एनेस्थीसिया काम करता है। लोकल एनेस्थीसिया यूज़ कहाँ पर किया जाता है? माइनर सर्जरीज़ में इसको यूज़ करते हैं। डेंटल प्रोसीजर्स जो भी होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है कि एक दांत को शून्य कर दिया, उसके बाद जो है डेंटल प्रोसीजर हैं वो किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? सीएनएस में टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी इसकी वजह से हो सकती है। दूसरे जो टॉपिक है इसके अंदर वो आता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ड्रग्स दैट रिड्यूस द एंग्जाइटी एंड calm द पेशेंट आर सेडेटिव्स। जो पेशेंट को एकदम शांत कर देते हैं, एंग्जाइटी को कम कर देती हैं, वो क्या है? सेडेटिव्स हैं। ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करते हैं। जबकि जो हिप्नोटिक्स होते हैं वो एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं, पेशेंट को काम भी करते हैं, लेकिन वो स्लीप को इंड्यूस करके ये सारा काम करते हैं। जैसी नॉर्मल स्लीप होती है सेम उसी टाइप की स्लीप इंड्यूस करते हैं हिप्नोटिक्स। जो पेशेंट उठता है इसके बाद तो एकदम से ऐसा लगता है कि नॉर्मल स्लीप से पेशेंट उठा है, तो किसी भी टाइप का सर दर्द वगैरह इससे नहीं होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेंजोडाइज़ेपिन्स आते हैं इसमें, लोराज़ेपाम एंड डायज़ेपाम। बारबिटूरेट्स इसके अंदर आते हैं, फिनोबार्बिटोन। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स ड्रग्स आते हैं, जेड ड्रग्स भी इनको बोला जाता है, जैसे कि ज़ोलपेडेम। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, बहुत इजी है, इसको याद कर लेंगे। और इसके अंदर जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो 5 नंबर के हिसाब से इस टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे। तो जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं ये हाई थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स हैं। हाई थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब होता है सेफ्टी से। जो ड्रग की सेफ्टी है उसका मेज़र होता है थेरेपेटिक इंडेक्स। जितना ज़्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग सेफ़ होती है। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो सेफ ड्रग्स के अंदर आते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब होता है टॉक्सिक डोज और इफ़ेक्टिव डोज का रेशो, कितनी डोज पर वो ड्रग जो है वो टॉक्सिक हो रही है और कितनी उसकी इफ़ेक्टिव डोज है। तो जितना ज़्यादा इनके बीच का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा जो ड्रग है वो सेफ़ रहती है। तो हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, हाई सेफ्टी। जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं ये एंटी एंग्जाइटी होते हैं, एंग्जाइटी को दूर करते हैं, हिप्नोटिक स्लीप को इंड्यूस करते हैं, एंटी कन्वल्जेंट इनका इफेक्ट रहता है, कन्वल्जन्स को दूर करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स मेनली मिड ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जनरली इनको ओरली, आईवी, आईएम तीनों मेथड से दिया जा सकता है, लेकिन ओरल एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है।
एडवांटेज क्या है इसका, ये रेस्पिरेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को भी ऑल्टर नहीं करते हैं, तो ये सेफ़र ड्रग्स में आते हैं। मैकेनिज़्म की बात करें तो जो गाबा ए रिसेप्टर होता है, जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिसेप्टर है, उसका नाम है गाबा ए, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। तो इसी वजह से जो नर्व सेल्स है उनका कंडक्शन कम हो जाता है, तो इस वजह से जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस हो जाती है, पेशेंट काम हो जाता है। और दूसरा, ये क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से CNS जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। जो क्लोराइड आयन्स है नॉर्मली मेम्ब्रेन के अंदर उनका अमाउंट कम रहता है, और अगर क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टेबल हो जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल, नर्व सेल्स का कंडक्शन आगे ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स काम करते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ पर इनका किया जाता है, इनसोम्निया है तो वहाँ पर स्लीप इंड्यूस करने के लिए हिप्नोटिक्स ड्रग्स यूज़ होती हैं। एंग्जाइटी में सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दी जाती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ताकि पेशेंट चिल्लाए नहीं, और इन सारी कंडीशंस में इसको दिया जा सकता है। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ रहती है बार्बिटूरेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तीसरा टॉपिक आता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो कि एपिलेप्सी को दूर करने के लिए दी जाती हैं। ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल द एपिलेप्टिक सीजर्स। एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं उनको रोकने के लिए, या फिर आ गए हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी जाती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर एपिलेप्सी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सीजर्स आते हैं वो बात करते हैं। सो एपिलेप्सी इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन है मार्क्ड बाय रीअकरिंग सीजर्स, बार बार इसमें सीजर्स या दौरे आते रहते हैं पेशेंट को, विच आर ट्रांजिएंट डिसरप्शंस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें डिसरप्शन होता है, ट्रांजिएंट यानी कि कुछ समय तक होने वाले डिसरप्शन हैं। ये जो हैं सीजर्स होते हैं, और ये एपिलेप्सी की जो डिजीज़ है इसके अंदर आते हैं। तो किस किस टाइप की सीजर्स हो सकती हैं, तो सीजर्स जो हैं दो टाइप के आते हैं एपिलेप्सी में, एक है फोकल सीजर्स, एक है जनरलाइज सीजर्स। फोकल सीजर्स जो हैं ब्रेन की एक साइड पर ओरिजिनेट होते हैं, और जो जनरलाइज सीजर्स हैं ये ब्रेन की दोनों साइड्स पर एक ही टाइम पर ओरिजिनेट होते हैं। फोकल सीजर्स दो टाइप के, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स को रस भी बोला जाता है, इसके अंदर सिर्फ जनरल स्ट्रेंज फीलिंग आती है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है। दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, इनके अंदर जो पेशेंट है उसकी अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो रैंडम कुछ भी बॉडी मूवमेंट करने लगता है। तो ये जो है फोकल सीजर्स के अंदर आते हैं। दूसरे हैं जनरलाइज सीजर्स, ये जो है ब्रेन के दोनों साइड से ओरिजिनेट करते हैं सेम टाइम पर। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स एंड मायोक्लोनिक सीजर्स। सबसे पहले है टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इन्हें ही ग्रैंड माल सीजर्स भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली टाइप है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, और उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन सीवियर होती है। दूसरा है एब्सेंट सीजर्स, इन्हें ही पैटेड माल सीजर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर जो पेशेंट है उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, सराउंडिंग्स की तरफ वो अवेयर नहीं होता है, तो कुछ टाइम के लिए वो एब्सेंस हो जाता है कि मैं सराउंडिंग में हूँ ही नहीं। तो इस वजह से पर्सन ऐसा लगता है कि वो एक जगह पर घूर रहा है। दे कैन क्यूज अ पर्सन टू अपीयर टू बी स्टेयरिंग इनटू द स्पेस और हैव स्लाइट मसल ट्विचिंग, तो ये इसमें हो सकता है। तीसरे आते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स, इसके अंदर जो पेशेंट है उसको एक तरीके से थोड़ा सा झटका लगता है, सडनली जर्क और ट्विच सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे उसको शॉक लगा हो। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कौन से सीजर्स में कौन सी ड्रग्स दी जाती है ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरलाइज जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं उनमें दी जाती है फिनाइटोइन, सोडियम वेलप्रोएट एंड कार्बएमाज़ेपिन। एब्सेंट सीजर्स के अंदर दी जाती है इथोसक्सेमाइड एंड सोडियम वेलप्रोएट। फोकल या फिर जो पार्शियल सीजर्स हैं इसमें भी उसके अंदर कार्बएमाज़ेपिन दी जाती है, फिनाइटोइन दी जाती हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसके अंदर क्या होता है, जो सीजर्स 5 मिनट या उससे ज़्यादा के टाइम पर आते हैं, या फिर रिपीटेड सीजर्स आते हैं बिना पेशेंट को कॉन्शियसनेस गेन किए, वो स्टेटस एपिलेप्टिक्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती हैं वो है डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड फिनाइटोइन। फिफ्थ है मायोक्लोनिक सीजर्स, इसके अंदर दी जाती है सोडियम वेलप्रोएट एंड क्लोनाज़ेपाम।
उसके बाद मैकेनिज़्म किस तरीके से ये ड्रग काम करती हैं, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं जो हमने पहले बात की थी, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती हैं, गाबा के एक्शन को बढ़ा देती हैं। तो इस वजह से सीएनएस की एक्टिविटी को ये कम कर देती हैं। कैल्शियम चैनल इनहिबिशन किस तरीके से काम करते हैं ये ड्रग्स, कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स होते हैं। ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं बॉडी के अंदर उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, तो इस वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता है। इस वजह से न्यूरॉन जो हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती हैं और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं कैल्शियम की वजह से वो रुक जाते हैं, उनका रिलीज़ नहीं हो पाता, तो नर्व सेल का कंडक्शन अच्छे से नहीं होता है, तो इस वजह से जो सीजर्स हैं वो रुक जाते हैं। तो इस तरीके से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काम करती हैं और एब्सेंट सीजर्स के लिए इथोसक्सीमाइड जो है वो स्पेसिफिक ड्रग है। फोर्थ इज़ एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स। पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर्स में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स कहा जाता है। पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं यहाँ पर। रिजिडिटी, पेशेंट जो है एकदम रिजिड हो जाता है, उसका हेड भी, उसके एक्सट्रीमिटीज़ भी ट्रेम्बलिंग यानी कि काँपने लगते हैं वो। फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक, पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है। रिड्यूस्ड आर्म स्विंगिंग, आर्म की मूवमेंट्स डिक्रीज हो जाती हैं। शफलिंग गेट विद शॉर्ट स्टेप्स, यानी कि पेशेंट की जो चाल है वो बिल्कुल बदल जाती हैं और शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो चलता है। पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर मेनली डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन जनरली चलाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये इसकी। डोपामिन एगोनिस्ट इसके अंदर दी जाती है, एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स इसमें दी जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग हैं ये। डोपामिन प्रीकर्सर्स, इसके अंदर डोपामिन की कमी हो रही है तो वहाँ पर डोपामिन बनाने के लिए उसका प्रीकर्सर दिया जाता है। डायरेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक दैट ब्रेन कन्वर्ट्स इनटू द डोपामिन इज डोपामिन प्रीकर्सर। दूसरी जो ड्रग्स हैं वो है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जो लीवोडोपा जनरली दिया जाता है जो कि एक डोपामिन का प्रीकर्सर है। उसके डी कार्बोक्सिलेशन को ये ड्रग्स प्रिवेंट करते हैं। पेरिफेरल जो टिश्यूज़ है उसमें उसका डी कार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, वो उसका लॉस ना हो पाए, तो उस वजह से ये ड्रग्स दी जाती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है और उससे ज़्यादा डोपामिन ब्रेन में बन पाता है। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है डोपामिन एगोनिस्ट। ये डोपामिन नहीं होते हैं, ये कंपाउंड्स डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और डोपामिन की तरह कॉपी करते हैं। दीज कंपाउंड्स बाइंड टू एंड स्टिमुलेट द डोपामिन रिसेप्टर, तो जो काम डोपामिन को करना चाहिए था वो ये काम करते हैं। उसके बाद है माओ बी इनहिबिटर्स, इसकी फुल फॉर्म है मोनोएमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स। तो माओ बी एक एंजाइम होता है जो कि डोपामिन को डिग्रेड करता है और माओ बी के जो इनहिबिटर्स हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इस वजह से डोपामिन लंबे टाइम तक साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बना रहता है। उसके बाद हैं COMT इनहिबिटर्स, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको इनहिबिट करने वाले एंजाइम हैं वो ये कहलाते हैं। ये एंजाइम जो हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ लीवोडोपा को PNS और CNS में प्रिवेंट करते हैं। तो लीवोडोपा CNS और PNS के अंदर अगर नहीं टूटेगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ज़्यादा डोपामिन उससे बन पाएगा। एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स हैं, नॉर्मली जो डोपामिन अगर उसकी अमाउंट सफिशिएंट है बॉडी के अंदर तो वो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। जैसे ही ब्रेन के अंदर डोपामिन कम हुआ तो एसिटाइल कोलिन जो है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और उस वजह से पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर हो सकता है। तो एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग जो हैं वो एसिटाइल कोलिन को मेंटेन करती हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, तो जो एसिटाइल कोलिन है वो ज़्यादा बाइंड नहीं हो पाता उनमें और पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर जो है वो कम होता है। इनके ड्रग्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें। डोपामिन प्रीकर्सर्स हैं लीवोडोपा, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स हैं, कार्बिडोपा जनरली ये यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, दोनों साथ में ये यूज़ होती हैं। दूसरी ड्रग है इसमें बेंसेराजाइड। डोपामिन एगोनिस्ट के अंदर आते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रेमिप्रेजोल एंड ड्रोपेनिरोल। माओ बी इनहिबिटर्स के अंदर हैं सेलेजिलिन, रेसेजिलिन और COMT इनहिबिटर्स में है एंटेकैपोन, टोलकैपोन। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स में है ट्राईहेक्सीफेनिटाइल एंड बेंजोटोपिन। तो ये सारी ड्रग्स याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन।
मैकेनिज़्म किस तरीके से ये ड्रग काम करती हैं, डोपामिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, डोपामिन एसिटाइल कोलिन का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करती हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसकी वजह से, डिस्काइनेसिया हो सकता है, यानी कि अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट्स इसकी वजह से होने लग जाती है, ऑन ऑफ फिनोमेनन हो सकता है, यानी कि जो गुड सिम्टम का पीरियड है और सिम्टम्स जिस पीरियड में सीवियरली वापस आ जाते हैं उनके बीच में सडन अनकंट्रोलेबल फ्लक्चुएंस होने लग जाती हैं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेशेंट कब ठीक होगा, कब ठीक नहीं होगा, कब सिम्टम्स आएंगे, कब सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो उसमें फ्लक्चुएशन होने लग जाती है, इसी को ही ऑन ऑफ फिनोमेनन कहा जाता है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है। लीवोडोपा जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है पार्किंसन डिसऑर्डर के लिए। फिफ्थ आते हैं एंटी डिप्रेसेंट, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। क्लासिफिकेशन में 4 टाइप की ड्रग्स होती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ की न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रेन का सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वो हैं सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जो सेरोटोनिन है वो मूड को, हैप्पीनेस को, स्लीप और एपेटाइट इनको मेंटेन करता है, इनको कंट्रोल करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एनर्जी, फोकस और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को मेंटेन करता है, इनको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और इनकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उस वजह से डिप्रेशन की कंडीशन आती है। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इन दोनों की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ानी पड़ती हैं। तो जो ड्रग्स हैं वो हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRIs इनको बोलते हैं। ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से सेल्स के अंदर सेरोटोनिन नहीं जाते हैं, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा, तो डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। दूसरा है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिक रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये दोनों के ही ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। इनहिबिट्स सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एंड नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर नेट, लीडिंग टू देयर इंक्रीज्ड अमाउंट इन द ब्रेन। उसके बाद है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये SERT और NET दोनों को इनहिबिट कर देते हैं, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को भी और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स को भी। इसके अलावा जो ऑफ टारगेट रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, तो कहीं पर भी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लॉस नहीं हो पाता। उसके बाद मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, MAO-I इनको बोला जाता है, इनहिबिट MAO एंजाइम विच ब्रेक्स सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों को तोड़ने वाला है, तो इसका इनहिबिट कर देंगे तो इनका अमाउंट ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उसके बाद इनके अंदर आने वाले ड्रग्स के नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में है एमिट्रिप्टाइलिन, इमीप्रेमिन, क्लोमिप्रेमिन। दोबारा से रिवाइज करेंगे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है एमिट्रिप्टाइलिन, इमीप्रेमिन, क्लोमिप्रेमिन। SSRI के अंदर हैं फ्लुओक्सेटिन, सेट्रेलिन, पैरोक्सेटिन, सिटेलोप्राम। फ्लुओक्सेटिन, सेट्रेलिन, पैरोक्सेटिन, सिटेलोप्राम। फ्लुओक्सेटिन, सेट्रेलिन, पैरोक्सेटिन एंड सिटेलोप्राम। SNRI के अंदर है वेनलाफेक्सिन, ड्यूलोक्सेटिन। वेनलाफेक्सिन, ड्यूलोक्सेटिन। माओ इनहिबिटर्स के अंदर हैं फेनेल्जिन एंड ट्रेनाइल साइप्रोमिन। फेनेल्जिन, ट्रेनाइल साइप्रोमिन, ये सारे ड्रग्स हैं, इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट इनका मैकेनिज्म बताया हुआ है। सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन है, उनके लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। एडवर्स इफेक्ट, TCA की वजह से एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हमने देखे थे कि जो एसिटाइल कोलिन है उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसके रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो नर्व कंडक्शन जो है उसकी वजह से घट जाता है, ये डिक्रीज़ आएगा। यहाँ पर नर्व कंडक्शन घटेगा तो सिक्रीशंस भी जो है डिक्रीज़ हो जाती हैं। सिक्रीशंस डिक्रीज़ हुई तो म्यूकस का सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, जो स्टूल्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यूरिन का रिटेंशन इसकी वजह से उसक जाता है। SSRIs की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, नोज़िया हो सकता है। SSRI जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं डिप्रेशन के लिए, सबसे पहले इनको ही दिया जाता है। 6 आती हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, जो कि एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, इन्हें ही एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। माइल्ड CNS डिप्रेसेंट्स होती हैं ये। एंग्जाइटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एंग्जाइटी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उसको डर लगा रहता है, नर्वसनेस उसको होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि पेशेंट की जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरफेयर इसकी वजह से हो जाती हैं।
तो उन केसेस में एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, डायज़ेपाम, ओक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोलम एंड क्लोरडायाज़ेपोक्साइड। बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आ जाते हैं क्लोराज़ेपाम, ओक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोलम एंड क्लोरडायाज़ेपोक्साइड। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एज़ापायरोन्स का, जो कि सेरोटोनिन के एगोनिस्ट होते हैं, यानी कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पर बाइंड कर जाते हैं, उसके जैसा ही काम करते हैं। इसका एग्जांपल है बसपायरोन। तीसरे हैं सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, यानी कि सेडेशन का काम करते हैं, पेशेंट को काम करेंगे, एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगे। ये जो है हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो काम होता है। हाइड्रोक्सिन इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्सिजीन बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, इसके इफेक्ट को रोकते हैं। इस वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो एंग्जाइटी के टाइम पर बढ़ जाता है उसको ये रिड्यूस करते हैं। बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल। बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं डायज़ेपाम, ओक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोलम, क्लोरडायाज़ेपोक्साइड। एज़ापायरोन के अंदर है बसपायरोन। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक है हाइड्रोक्सिजीन और बीटा ब्लॉकर में है प्रोपेनोलोल। उसके बाद इनका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन रहता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इनका यूज़ किया जाता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में। बसपायरोन जो है वो डिपेंडेंस क्योज नहीं करता है। डिपेंडेंस का मतलब होता है ऐसी फीलिंग कि आप इस ड्रग के बिना रह ही नहीं सकते, उसका सर्वाइवल इस चीज़ पर डिपेंड होने लग जाता है। तो बसपायरोन जो है वो डिपेंडेंस क्योज नहीं करता, इस वजह से ये सेफर ड्रग में आता है। बाकी जो ड्रग्स हैं वो कुछ अमाउंट में डिपेंडेंस क्योज करते हैं। उसके बाद सेवन्थ है लास्ट, इसके अंदर आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ड्रग दैट रिलीव द सीवियर पेन बाय एक्टिंग ऑन द ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द CNS। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पर काम करते हैं और ओपियम के जनरली डेरिवेटिव्स होते हैं। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, इसके एग्जांपल में आते हैं मॉर्फिन एंड फेंटेनाइल। मॉडरेट ओपियोइड्स में आते हैं ट्रेमाडोल एंड वीक ओपियोइड्स में आते हैं कोडीन। मॉर्फिन, फेंटेनाइल, ट्रेमाडोल एंड कोडीन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो जो ओपियोइड रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि म्यू रिसेप्टर्स कहा जाता है, उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं और पेन ट्रांसमिशन पाथवेज जो हैं उनको इनहिबिट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टॉलरेंस, पेशेंट इनको टॉलरेट करने लग जाता है, उसकी वजह से कम अमाउंट उन पर काम नहीं करती है और डिपेंडेंस क्योज करते हैं कि इसके बिना सर्वाइवल नहीं है ऐसा फील होने लग जाता है। और ओपियोइड अगर ओवरडोज हो जाती है तो उसका एंटीडोट क्या रहता है, नैलोक्सोन रहता है। तो नैलोक्सोन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसके ड्रग्स सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ CNS की ड्रग्स हमारी सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं।